Alaikum. So we are starting with February March 2023 पेपर वन वेरिएंट टू। ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं फरवरी मार्च 2023 से, पेपर वन वेरिएंट टू से। आ जाए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू। इन कंट्री जेड देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन बर्थ रेट। कंट्री जेड में बर्थ रेट में डिक्रीज आया है। इन दी शॉर्ट रन विच वेरिएबल विल बी अफेक्टेड। बेटा बर्थ रेट का इन्फ्लेशन, अगर बर्थ रेट कम होगा तो उससे इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट होगा, लेकिन कौन से वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट होगा? बर्थ रेट और डेथ रेट का लेना देना पॉपुलेशन के साथ है। ठीक है, सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब पे इफेक्ट होगा, लेकिन बर्थ रेट का लेना देना पॉपुलेशन के साथ है। ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू रिपीट हुआ है। द डायग्राम शोज choices for an individual between leisure and earnings. The person decides to take a job that gives more leisure time. What is the opportunity cost to the individual of moving from point Y to X? इस बार उल्टा बोल रहे हैं, देखो। Y पे अगर ये ऑपरेट कर रहा था तो ये $80 अर्न कर रहा था, और ये 8 आवर्स लेजर कर रहा था, आराम कर रहा था। अब अगर ये पॉइंट एक्स एक्स पर शिफ्ट होता है तो अब ये $60 कमाएगा और ये 12 घंटे आराम करेगा। तो 4 घंटे आराम ज्यादा करने के चक्कर में इसने कितने डॉलर्स फॉरगो करे? इसने कितने डॉलर्स फॉरगो करे? $20। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सही है। जो चीज इसने फॉरगो कर दी ना, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसने 4 घंटे आराम को बढ़ा दिया और इसने $20 फॉरगो कर दिए। पहले 80 कमा रहा था, अब 60 कमाएगा। तो $20 अर्न करना इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो 20 का ए हो गया। सही है। थर्ड, a student defined opportunity cost as the alternative given up when the course of action is followed. Why is the definition inadequate? बेटा यहां तक तो सही है। opportunity cost next given up when a course of action is followed, ये इसने अजीब बात कर दी। अ, ये डेफिनेशन क्यों इनएडवोकेट? इनएडवोकेट का मतलब है गलत क्यों है? क्योंकि इसने बोला है कि ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट गिवन अप नहीं होता। क्या क्या होता है? ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑल्टरनेट नहीं होता, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट की बात होती है। ठीक है ना। इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता, मनी का कोई लेना देना नहीं होता। फाइनाइट रिसोर्सेज, लिमिटेड वांट्स, इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। सही है। हालांकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनाइट रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से अकर होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की डेफिनेशन क्यों गलत है। ठीक है, तो थ्री का ए बनता है। फोर, द मार्केट फॉर अ गुड वॉज इन इक्विलिब्रियम, अ चेंज अकर्ड विच रिजल्टेड इन अ न्यू इक्विलिब्रियम विद अ हायर प्राइस फॉर द गुड एंड अ लोअर क्वांटिटी। बेटा ऐसा कुछ हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा कुछ होगा कि प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। डिमांड कर्व मूव टू द लेफ्ट। बेटा अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा? सरप्लस होगा। और जब सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी। बस छोड़ दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है। अच्छा जी, डी वाला भी गलत कर दो। क्यों? क्योंकि जब सप्लाई बढ़ेगी तो अगेन सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आंसर बचता है बी और सी। अगर डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो इस बार सिग्नल मिलेगा प्रोड्यूसर को, वो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा। तो आपका आंसर क्या बनता है? फोर का बी। ठीक है, सी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर बनता है फोर का बी, या फिर सी नहीं, सॉरी, फोर का बी नहीं बनेगा। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, लाजमी सी होगा। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें प्राइस बढ़े और क्वांटिटी कम हो। क्वांटिटी बढ़े नहीं, क्वांटिटी भी कम हो। सही है। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें प्राइस भी बढ़े और क्वांटिटी कम हो। तो आंसर सी बनता है। सर सी कैसे है? सर सप्लाई कम हुई है, मतलब सप्लाई कर्व ने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मारा है। सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो इस बार सिग्नल मिलेगा कंज्यूमर को, वो क्वांटिटी डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो आंसर सी होगा। ठीक है। व्हाट विल रिजल्ट इन अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बेटा मूवमेंट आती है प्राइस की वजह से, मूवमेंट आती है प्राइस की वजह से। टेस्ट पैटर्न, इनकम, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे अदर फैक्टर हैं, इनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो फाइव का आंसर सी बनता है। ठीक है।
ओके 6। चले भाई 6 वाला करके दें, 6 वाला इज अ गुड एमसीक्यू। In a year when there was big increase in demand for new cars, many used cars also came into the market. The diagram shows demand and supply for new and used cars. The original equilibrium was at point E in each case. ये न्यू कार्स का ग्राफ है, ये ओल्ड कार्स का ग्राफ है। बेटा न्यू कार्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ओल्ड कार्स, यूज्ड कार इसका क्या होगा, यूज्ड कार इसका सब्स्टिट्यूट होगा। यूज्ड कार की डिमांड क्या होगी, यूज्ड कार की डिमांड बढ़ेगी कम होगी, न्यू कार की डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो मानते हो ना, न्यू कार की डिमांड बढ़ जाएगी, सही है। न्यू कार की डिमांड बढ़ जाएगी और यूज्ड कार की डिमांड कम हो जाएगी। चलो करके दो भाई। न्यू कार की अगर डिमांड बढ़ती है तो न्यू कार का डिमांड कर्व D1 से D3 पे शिफ्ट मारेगा, तो आंसर वाई होना चाहिए। और ये यूज्ड कार का इनिशियल डिमांड सप्लाई है, ठीक है, सही है। ये यूज्ड कार का इनिशियल डिमांड सप्लाई है। अब बताओ क्या होगा। आंसर 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 आंसर। अच्छा, अब डिमांड के कम होने का तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट मार रहा है। तो नई मार्केट्स, नई मार्केट्स मार्केट के अंदर आ गई हैं, न्यू यूज्ड कार मार्केट्स में आ गई हैं। तो यूज्ड कार की सप्लाई क्या हो जाएगी, यूज्ड कार की सप्लाई बढ़ जाएगी, सही कह रहा हूं। सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा, तो जहां पर नया नया सप्लाई कर्व और पुराना डिमांड कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, तो वो वाई बनता है, ठीक है। तो ये वाई हो गया और ये भी वाई हो गया। तो आंसर क्या होगा सिक्स का, सिक्स का आंसर क्या होगा, डी। सिक्स का आंसर क्या होगा। Why did supply increase? Beta Kashif, because there are new used cars into the market. That is why supply has increased. पहले likely reason यही था कि मुझे चेक करना था कि डिमांड यूज्ड कार की कौन सा ऑप्शन में कम हो रही है, लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही, तो फिर मैंने स्टेटमेंट वापसी पता करी और मुझे ये पता चला कि न्यू कार्स यूज्ड कार्स की सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि नई कार्स मार्केट में आ रही है। A government places an indirect tax on a good with elastic demand. What is the result? Total expenditure और quantity demand। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होती है बढ़ती है, बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है तो शॉर्टेज होती है, और शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ती है। अगर डिमांड इलास्टिक है और प्राइस थोड़े से बढ़ती है, तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा से कम होगी और आपका टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, सही कह रहा हूँ। सर इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। कंसिडरिंग डिमांड टू बी इलास्टिक, प्राइस थोड़े से बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा से कम होगी, क्योंकि इलास्टिक में अगर आपको याद हो तो सब्सटीट्यूट ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट लग्जरी होता है, तो लोग फॉरेन से स्विच मारेंगे, इसलिए टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज होगी और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। 7 का आंसर ए बनता है, ठीक है। ओके, चलें आगे भाई। 8, चले भाई 8 वाला करके दें, 8 वाला करके दो, 8 वाला करके दो। द पीईडी फॉर सिगरेट इज एस्टिमेटेड टू बी 0.5। 0.5 का क्या मतलब है, इलास्टिक इन इलास्टिक। बेटा आंसर है लेस देन 1, सही कह रहा हूं। तो डिमांड कौन सी है, इन इलास्टिक है, ठीक है। आंसर लेस देन 1 है, डिमांड इन इलास्टिक है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ टैक्स ऑन सिगरेट टू रिड्यूस कंजम्पशन। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया ताकि कंजम्पशन कम हो। बाय हाउ मच मस्ट द प्राइस ऑफ सिगरेट राइज, कितने से प्राइस बढ़नी चाहिए ताकि कंजम्पशन 10% से कम हो। अच्छा, अब आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है भाई, पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है भाई पीईडी का। बताओ भाई, पीईडी की वैल्यू निकाल के दी हुई है, कितनी है 0.5, और इसने बोला हुआ है क्वांटिटी कितने से कम होनी चाहिए, 10% से, सही कह रहा हूँ। तो ये आ जाएगा -10%, और अपॉन एक्स कर लो, अपॉन एक्स कर लो, तो ये आ जाएगा 20%। तो आंसर डी बनता है, ठीक है। सही ना भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड उसने निकाल के दिया हुआ है, बोला है क्वांटिटी 10% से कम होगी, तो डिवाइड करोगे आप तो आंसर 20% आएगा। और नेगेटिव को तो हमें इग्नोर करना होता है, ठीक है। द डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ब्रेड, डबल रोटी।
अ मैक्सिमम प्राइस P1 इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। बेटा मैक्सिमम प्राइस कहाँ लगाई है इसने? इक्विलिब्रियम के नीचे। इफेक्टिव इनइफेक्टिव लिख के बताओ, इफेक्टिव इनइफेक्टिव। इफेक्टिव, गुड, सही है, बेहतरीन। और अब आप देखो, ये डिमांड कर्व से क्वांटिटी डिमांड आ गई, सप्लाई कर्व से क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, सही कह रहा हूँ? ये डिमांड कर्व से क्वांटिटी डिमांड आ गई, और ये सप्लाई कर्व से क्वांटिटी सप्लाइड आ गई। बताओ भाई, शॉर्टेज सरप्लस। शॉर्टेज सरप्लस दिख रहा है भाई, शॉर्टेज सरप्लस। शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, चलो भाई आगे। रिपीटेड एमसीक्यू, दिस इज अ रिपीटेड एमसीक्यू, ठीक है। ओके, चलो भाई। 10, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? बेटा कमर्शियल बैंक और हाई स्ट्रीट बैंक, जिसका काम होता है डिपॉजिट और सेविंग एक्सेप्ट करना, ये भी रिपीटेड है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, डेट्स को मैनेज करना, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन है। 11, द टेबल शोज स्पेंडिंग इन लेजर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इन 1995, 1999 एंड 2005। ईयर दिया हुआ है, लेजर स्पेंडिंग दी हुई है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? अच्छा जी, इसने बोला हुआ है लेजर के ऊपर स्पेंडिंग 118, 154, 198, तो बढ़ रही है। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन भी बढ़ रही है, ठीक है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? आओ चेक करते हैं। लेजर स्पेंडिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंक्रीज मोर बिटवीन 1995 एंड 1999 देन 1999 एंड 2005। बेटा इन दोनों का कोई बच्चा परसेंटेज चेंज निकाल के दो। इन दोनों का निकाल के दो। निकालो इन दोनों का परसेंटेज चेंज। कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। जल्दी से निकाल के कोई बच्चा बताओ। 154 माइनस 118 अपॉन 118 इंटू 100 करो एक बच्चा, और एक बच्चा करो 198 माइनस 154 अपॉन 154 इंटू 100। बताओ कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है? परसेंटेज चेंज निकाल के बताओ भाई, कितना आ रहा है? 30.58 आ रहा है पहले वाले का, ठीक है। 30.5 बिटवीन 1995 एंड 1999, ठीक है। इसका आ रहा है 30.5। बेटा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो बिल्कुल सही वैल्यू बताना। 30.5, और दूसरे वाले का आ रहा है 28.5। ऐसा ही है भाई? सही कह रहा हूँ? ठीक है, ये कंक्लूड करा जा सकता है? नो। आओ आगे चेक करते हैं, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेजर स्पेंडिंग इज ग्रोइंग विथ इनकम ग्रोथ। यार सही है, इनकम के ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन टेबल में कहीं इनकम का जिक्र नहीं करा हुआ। सही है, क्या पता कि वो अपनी एग्जिस्टिंग इनकम को लेजर के ऊपर लगा रहे हो, वो कह रहे हो कि भाई उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, अब अय्याशी कर लो थोड़ी। तो जरूरी नहीं है इनकम बढ़ेगी तो लेजर बढ़ेगा, ठीक है। लेजर एंड स्पेंडिंग इंक्रीज बाय एन एवरेज ऑफ $10 बिलियन ईच ईयर। ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 से नहीं बढ़ रही भाई। लेजर स्पेंडिंग इज टेकिंग एन इंक्रीज शेयर ऑफ टोटल कंजम्पशन। सही तो कह रहा है, कंजम्पशन का शेयर बढ़ रहा है, ये आंसर सही है। टेबल यही कंक्लूड कर रहा है, ठीक है। टेबल यही कंक्लूड कर रहा है, सही है। 11 का आंसर डी बनता है, कि लेजर स्पेंडिंग जो है ना, वो टोटल कंजम्पशन के शेयर को बढ़ा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुझे दिख रहा है, ये वाजे तौर पर दिख रहा है। देखो इस टेबल में जो चीज दिख रही है ना, वो चीज आप कंक्लूड करोगे, जो आपको इस टेबल पे वाजे तौर पर होती हुई दिख रही है। ठीक है, वाई नॉट ए? बिकॉज ए मुझे दिख नहीं रहा था, ए के लिए मैंने कैलकुलेट करा था। तो ए हो सकता था आंसर अगर इसने परसेंटेज दी हुई होती। सही है ना? सही है, लेकिन जो मुझे होता हुआ दिख रहा है, टेबल जो कंक्लूड कर रहा है, वो मुझे ये होता हुआ दिख रहा है टेबल के अंदर। इन दो चीजों के होते हुए मुझे ये होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने ये मैंने बताया वाला ग्राफ। अगर आपको 12 वाला याद हो, मैंने बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई फॉर लेबर का कर्व कराया था किसी एक पास पेपर सॉल्व कराते कराते, याद है किसी को? याद है किसी को? द ग्राफ शोज सप्लाई ऑफ लेबर इन 4 ऑक्यूपेशन, विच ग्राफ शोज दैट पीपल प्रेफर लेजर टू वर्क अबव अ सर्टेन इनकम। याद है भाई, मैंने ये करवाया था। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है, ये परफेक्टली इलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक। आंसर डी है, इसकी लॉजिक मैं आपको वीडियो के अंदर दे चुका हूँ, ठीक है। 12 का आंसर डी है, सही है। What would be likely to happen within a country if its government granted more work permits to doctors coming from other country? What would be likely to happen within a country if its government granted more work permits to doctor coming from other country? यार
अगर एक कंट्री के अंदर क्या होगा अगर वो ज्यादा परमिट्स ग्रांट कर रहा है डॉक्टर को जो दूसरी कंट्री में आ रहा है, इससे क्या होगा? इससे डॉक्टर की डिमांड बढ़ेगी, इससे डॉक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे डॉक्टर की सैलरी बढ़ेगी, इससे डॉक्टर की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्योंकि कौन सी इमिग्रेशन हो रही है? आई वाली इमिग्रेशन हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप फॉर वर्कर? तो बेटा हम लोग पहले बेनिफिट ढूंढ ले। ट्रेड यूनियन मेंबरशिप का बेनिफिट वर्कर के लिए ढूंढ ले तो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा वो रीजन जो कि बेनिफिट नहीं है। पहले हम लोग बेनिफिट ढूंढ लें। अचीविंग हायर वेजेस, ये बेनिफिट है, सही है। नेगोशिएटिंग अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ बैंक लोन फॉर वर्कर, ये बेनिफिट नहीं है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू वर्कर, ये बेनिफिट है। हेल्थ एंड सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी दिलवाना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह। बैंक से जाके इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करना ये ट्रेड यूनियन का काम नहीं है। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर से जाके वर्कर के लिए नेगोशिएट करता है, ठीक है ना। तो बी वाला फायदा नहीं है। व्हाट विल हैपन टू फर्म दैट एक्सपेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना। याद है आपको? इसके ऊपर भी एक बड़ा लेक्चर दिया था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, सही है, छोड़ दो, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा एमसीक्यू जिसमें आपको पता हो गया, यू आर 100% श्योर कि यही आंसर होगा, उसके ऊपर ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ये आप करेंगे अब। द टेबल शोज फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके, एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म। व्हाट हैपेंस एट एज आउटपुट राइजेस? अच्छा जी। अब क्या क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दो चीजें निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक और टेबल ऐड करना है, सही है। और आपने दो और ऐड कर देने हैं। एक आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट कर दिया, एक आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दिया। अब बताओ भाई, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो क्या फॉर्मूला है? किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो क्या फॉर्मूला है भाई? कोई बच्चा बताएगा? किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो क्या फॉर्मूला है, याद है? जिस भी चीज का एवरेज निकालना हो तो हमेशा डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स, और जिस चीज का एवरेज चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट चाहिए तो ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट, नीचे टोटल यूनिट्स, ठीक है। जिस चीज का एवरेज चाहिए हमेशा डिवाइड तो नंबर ऑफ यूनिट से होगा, तो नीचे आ गया डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, और जिस चीज का एवरेज चाहिए उसका टोटल ऊपर लिख दो तो ऊपर आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब आप मुझे निकाल के बताओ। मुझे कोई एक बच्चा सारी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकाल दे और सारी वेरिएबल की निकाल दे। आपके पास ये आउटपुट दिया हुआ है, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट दी हुई है, अगेन ये आपके पास आउटपुट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, सारी लिख के बता दो। सारी लिख के बता दो। कोई एक बच्चा सारी फिक्स कॉस्ट लिख के बताओ लाइन से, और एक बच्चा वेरिएबल कॉस्ट लिख के बताओ। एक बच्चा ही लिख के देना भाई। एवरेज फिक्स कॉस्ट एक बच्चा रीचेक भी करो। 10, 5, 3.3, 2.5। तो एक बात तो दिख गई कि एवरेज फिक्स कॉस्ट अब्दुल्ला के बताए हुए आंसर से गिर रही है, ठीक है। सही है, ये तो गिर रही है, एक बात फिक्स हो गई, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कोई एक बच्चा बता दो। 10, 7.5, 6.6 और 6.25। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रही है। अब आंसर आपको मिल चुका है। एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स, यस, एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल हो रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट राइज, नो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रही है। 16 का आंसर ये है भाई, सब समझ गए ना कैसे करा, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन मोनोपोली? बेटा मोनोपोली एक सिंगल फर्म होती है, और मिल गया आंसर भाई, मिल गया, छोड़ दो, आगे चलो। एक सिंगल फर्म होती है मोनोपोली, एक सिंगल फर्म होती है। और क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ फर्म्स टू द मार्केट एंड अ सिंगल सेलर।
फ्रीडम ऑफ एंट्री टू द मार्केट, बेटा फ्रीडम नहीं होती, मोनोपोली किसी को एंटर नहीं होने देती मार्केट में। मेनी बायर्स एंड अ सिंगल सेलर, यस। मेनी बायर्स एंड अ सिंगल सेलर। व्हाट इज डीफ्लेशन, बेटा आपको याद है? डीफ्लेशन का मतलब होता है जब आपका प्राइस लेवल नेगेटिव में चला गया हो। सस्ताई। अ डिक्रीज इन क्लेमेंट काउंट, नहीं भाई। अ डिक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यस। अ डिक्रीज इन एचडीआई, नहीं। अ डिक्रीज इन रियल जीडीपी, नहीं। बेटा रियल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है, एचडीआई से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चलता है, सीपीआई से इन्फ्लेशन पता चलता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन। और क्लेमेंट काउंट से लेबर अनएम्प्लॉयमेंट पता चलती है, ठीक है। 19। वाई नॉट डी, बेटा डी, डी से रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से क्या पता चलता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का लेना देना है, ठीक है दोस्त। व्हाट इज द लाइकली आउटकम ऑफ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, बेटा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होता है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। तो क्या क्या आउटकम हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, यही हो सकता है ना। बोरोइंग बाय कंज्यूमर्स फॉर्स एज दी मनी सप्लाई इंक्रीजेस, बेटा मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। सेवर सेव ज्यादा करेगा, सेवर सेव कम करेगा, और बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा। ए वाला कह रहा है बोरिंग गिरेगी, झूठ कह रहा है। फर्म्स एक्सपेंड टू मीट कंज्यूमर डिमांड, प्राइस फॉल्स एज टोटल सप्लाई एक्सीज टोटल डिमांड, वेज राइजेस ड्यू टू अ लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बताओ। 19 वाला अच्छा एमसीक्यू है। प्राइस फॉल होती है, नहीं। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है, शॉर्टेज होती है, प्राइस बढ़ती है। वेज बढ़ेगी ड्यू टू अ लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बेटा वेज बढ़ती है ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई होगी तो उसको ज्यादा वेज भी मिल सकती है ना, तो आंसर बी बनता है। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है, ठीक है। 20। In the past, governments have adopted policies to try to end a recession in their country and increase economic growth. Which combination of policies most likely to achieve this? बेटा रिसेशन को खत्म करना है। रिसेशन का मतलब होता है जब आपकी एडी कम होती है, तो आपको एडी को बढ़ाना है। एडी को बढ़ाना है तो आपने क्या करना है? आपने टैक्स को कम करना है, और आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आपने टैक्स को कम करना है और आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, आंसर बी बनता है। सही है, आंसर बी बनता है। आपने टैक्स को कम करना है और आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना है, ठीक है। 21। The table shows taxes as percentage of GDP for four countries. सही है। From this information, which country had highest percentage of direct taxation as a percentage of GDP? बेटा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। तो पहले तो मैं ये वाला कॉलम काट दूं ना, ये वाला कॉलम किसी काम का नहीं है, मानते हो? मानते हो? इनकम पे और कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। ये डिविडेंड वाला भी काट दूं, डिविडेंड भी काट दूं, ये दोनों नहीं हो सकता। कम कंपनी के जो शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, रिटर्न मिलता है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता। अब बोले किसके पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सही है। अब एक मसला है, एक मसला है, इसको हम लोग काउंट तो नहीं करेंगे, लेकिन टोटल जीडीपी की वैल्यू के अंदर ये भी शामिल होगा। इसको हम काउंट तो नहीं करेंगे, लेकिन टोटल जीडीपी की वैल्यू के अंदर ये भी शामिल होगा। सबर भाई सबर, सुभान। तो टोटल बताओ, इन चारों का टोटल बताओ, इन चारों का टोटल बताओ, तो हमारे पास टोटल जीडीपी आ जाएगा। इन चारों का टोटल बताओ मुझे, इन चारों का टोटल बताओ। 12, 14, 2 और 5। 14 और 10, 24, 26, 26 और 7, 33। अच्छा इसके बाद होगा 31, 41, 41, 45, ठीक है। उसके बाद होगा 30, 40, 45 अगेन। उसके बाद होगा 18, 10, 28, 28, 38, 39, ठीक है। सही है, ये टोटल जीडीपी आ गया, क्योंकि टोटल तो इन चारों को मिला के बना है, यही कह रहा है ना भाई, ऊपर वाली लाइन यही कह रही है, टोटल इन चारों को मिला के बना है। अब ये बोल रहा है जीडीपी। आप ये बताओ इन चारों ऑप्शन में से कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन चारों में से किसमें है। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सही है। अब हम किसको ऐड करेंगे? अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा ना। तो 12 + 14 करो, कितना होगा? 14 + 15, 17 + 13 और 18 + 10। तो 14 और 10 हो गया 24, 26 हो जाएगा ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 28। अब आपको कुछ भी नहीं करना,
अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट टैक्स को डिवाइड कर दोगे टोटल जीडीपी से। 26 डिवाइड बाय 33, 29 डिवाइड बाय 45, 30 डिवाइड बाय 45, 28 डिवाइड बाय 39, आप ये करते रहोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जीडीपी की परसेंटेज कौन कंज्यूम कर रहा है। वैसे तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट पता चल रहा है सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है। बेटा ये टोटल जीडीपी लिखा हुआ है, इस टोटल जीडीपी का सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसके पास है। ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है। सी 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 आंसर है, पर डिवाइड भी करोगे तो भी आपको सी मिलेगा, ठीक है। डिवाइड भी करोगे तो भी आपको सी ही मिलेगा, सही है भाई। आंसर सी बनता है, ठीक है, चेक कर लेना बाद में। सही है, आंसर सी है 100%। आंसर ए पॉसिबल नहीं है दोस्त, आंसर ए पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो जाए पॉसिबल नहीं है। आप फिर कैलकुलेटर गलत चला लो लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। As a country develops, what is most likely to happen? As a country develops, what is most likely to happen? As a country develops, what is most likely to happen? There will be an increase in productivity. अगर कंट्री डेवलप होगी तो क्या होगा? There will be an increase in productivity. Yes. There will be an increase in birth rate. There will be an increase in death rate. There will be reduced occupational mobility. No. सारी चीजें गलत लिखी हुई हैं। सही है, 22 ए होगा, ठीक है। ओके। Which government policy would be most likely to reduce structural unemployment? Which government policy would be most likely to reduce structural unemployment? Which policy would be most likely to reduce structural unemployment? Structural unemployment तब होती है जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि फ्रॉम लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव। अगर मैं इंटरेस्ट रेट कम करता हूं तो इससे जो है ना, इससे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने से कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती। टैरिफ लगाने से भी कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी। जब मैं अपने वर्कर को एजुकेशन ट्रेनिंग दूंगा तो वो मशीन्स को यूज कर सकेगा, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। 23 का सी होगा। 24, a government has a target of keeping inflation between 2% and 3%. The diagram shows rate of inflation over a 4 period. What can be deduced from the diagram? Diagram क्या शो कर रही है, आओ चेक करते हैं एक एक ऑप्शन लगा लगा कर। The government target was missed in 2 years. The government target was missed in 2 years. सही है, हो सकता है। The price level fell in 2 years. प्राइस लेवल गिरा है। बेटा 2 साल प्राइस लेवल नहीं गिरा है, 2 साल गिरा है, 2 साल नेगेटिव में गया है। सही है, 2 साल नेगेटिव में गया है, 2 साल प्राइस लेवल गिरा है, और बाकी 2 साल प्राइस वॉज स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो बी गलत है। द प्राइस लेवल वॉज एट हाइस्ट इन फर्स्ट ईयर। बेटा फर्स्ट ईयर पे हाइस्ट पे प्राइस लेवल बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा, बोल रहा है प्राइस लेवल फर्स्ट ईयर पे हाइस्ट पे था। नहीं 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 नहीं। द रियल वैल्यू ऑफ मनी फेल इन 3 years। रियल वैल्यू ऑफ मनी 3 साल तक गिरती रही है। हाँ सही कह रहा है। वैल्यू ऑफ मनी 3 साल तक गिरी है। वैल्यू ऑफ मनी 3 साल तक गिरी है, क्या कह रहे हो, यही होगा। वैल्यू ऑफ मनी 3 साल तक गिरी है। परसेंटेज चेंज दिया हुआ है आपके पास, आओ चेक करते हैं। पहले साल में परसेंटेज क्या है, 5% की महंगाई है। उसके बाद दूसरे साल में कितनी है, 2.5% समझो। तीसरे साल में कितनी है, 3.3%। और चौथे साल में कितनी है, अगेन कुछ ऐसी ही है, चौथे साल में तो नेगेटिव में। अब मुझे जरा देख के बताओ। ईयर वन में महंगाई का रेट 5% था। सही है, उसके बाद महंगाई का रेट गिरना शुरू हो गया। उसके बाद गिरना शुरू हो गया ना, उसके बाद गिरना शुरू हो गया, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज हुई है, महंगाई तो अब भी है। तो इसके बाद वाले जितने साल है उन सारे सालों में पैसे की रियल वैल्यू गिर रही थी ना, क्योंकि महंगाई एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये सही तो कह रहा है। ये सही तो कह रहा है, सिर्फ एक साल के अंदर, एक साल के अंदर इस साल डिफ्लेशन आई है ना। इस साल वैल्यू ऑफ मनी बढ़ी है, बाकी तीनों साल तो गिर ही रही थी। सही तो कह रहा है भाईजान। अगर पहले साल महंगाई है ना, पहले साल महंगाई है,
तो महंगाई के वक्त तो रियल इनकम वैसे ही गिरती है, तो 3 साल हो तो गए भाई, 1 2 3 क्या हो गया? सही है भाई। इन तीनों साल प्राइसेस तो बढ़ रही हैं लेकिन रेट ऊपर नीचे हो रहा है। महंगाई, अब महंगाई है तो सही भाई, क्या हो गया? ठीक है। डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है? ठीक है। वाई नॉट सी द प्राइस लेवल वॉज हाइस्ट इन इट्स फर्स्ट ईयर। बेटा प्राइस लेवल अपने पहले साल में हाईएस्ट पे नहीं था। हाईएस्ट पहले साल में महंगाई का रेट 5% था। और हमें नहीं पता कि उस 5% पे क्या प्राइसेस चल रही थी, ठीक है ना? क्या पता इधर भी ज्यादा हो सकती हैं, क्या पता इधर भी ज्यादा हो सकती हैं, डिपेंड करता है ना भाई, हर ईयर में महंगाई का रेट चेंज होता है, प्राइसेस अलग होती हैं। ये तो इसने इन्फ्लेशन का परसेंटेज का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। 25। 25 वो 25 नया एमसीक्यू आया भाई। अ टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000। The birth rate is 25 per thousand and the death rate is 15 per thousand. The total number of people moving in and out the country exactly balances. What will be the population at the end of 1 year? बेटा टोटल पॉपुलेशन 20,000 थी। 25,000 की बर्थ रेट है, डेथ रेट है 15,000 का पर थाउजेंड यहाँ। अच्छा ये कैसे आएगा? अगर आपको अगर आपको फॉर्मूला याद हो ना, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन में बर्थ रेट भी होता है और डेथ रेट भी होता है, और इसने खुद बता दिया है कि बर्थ रेट निकालना है पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब देखो कभी भी ये निकालना हो ना तो इसका फॉर्मूला, मुझे एग्जैक्टली फॉर्मूला बाय वर्ड्स तो याद नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि ऊपर आएगा बर्थ रेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो आप करोगे 25,000 अपॉन 20,000, या 25 अपॉन 20,000 को 20, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ रुको। 25,000 डिवाइड बाई 20,000 कितना आएगा? ये आ जाएगा 1.25 इंटू 100। इंटू 100 भी करोगे, ठीक है। इंटू 100 भी करोगे, सही है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 125, ठीक है। इसी तरीके से डेथ रेट निकालो। डेथ रेट भी कैसे आएगा? 15,000। या तो आप 15,000 अपॉन 25,000 करोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सही है ना? क्योंकि उसने पर थाउजेंड बोला हुआ है। तो ये आ जाएगा 75। तो अब आप ऐड कर लो। 125 प्लस 75 हो जाएगा 200। और ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है, तो आंसर आएगा 20,200, ठीक है। ओके, जो भी डी बोल रहा था डी गलत है, सही है। मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। What is most likely to be found in a high income country? What is most likely to be found in a high income economy? What is most likely to be found in a high income economy? हाई इनकम इकोनॉमी क्या है? डेवलप्ड कंट्री, उसके अंदर क्या फाउंड होगा? फाइन होगा? एक्सेस टू सेफ वाटर लो होगा? नहीं भाई। बर्थ रेट ज्यादा होगा? यस। जीडीपी ज्यादा होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। ये भी सही कह रहा है, यही गलत हुआ अभी तक, अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा। हाई इनकम इकोनॉमी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होगा? नहीं, झूठ कह रहा है। लिटरेसी रेट हाई होगा? लिटरेसी रेट हाई होगा? यस। एक्सेस टू सेफ वाटर हाई होगा? डेथ रेट हाई होगा? आंसर क्या बनता है? बी, ठीक है। द टेबल शोज फिगर फॉर रियल जीडीपी इन अ कंट्री। 1 2 3 4, ठीक है। 3 क्वार्टर दिए हैं। अ क्वार्टर इज 3 मंथ्स। अ क्वार्टर इज 3 मंथ्स। तो ये मतलब 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, ये 1 साल का दिया हुआ है।
तो पहले 100 था, फिर 101 हुआ, फिर 99 हुआ, फिर 1998 हुआ। तो पहले 2 साल में तो रियल जीडीपी बढ़ रहा है, दूसरे 2 साल में रियल जीडीपी कम हो रहा है, सिंपल है। Q1 और Q2 में रियल जीडीपी बढ़ रहा है, Q3 Q4 में रियल जीडीपी कम हो रहा है। ठीक है। एट द एंड ऑफ विच क्वार्टर हैड द इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ रिसेशन? बेटा रिसेशन कब होता है? जब कंट्री का आउटपुट कम होता है। कौन से वाले कौन से वाले क्वार्टर में रिसेशन था? कौन से वाले क्वार्टर में रिसेशन था? डी। डी, गुड 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 गुड। Q1 2 3, नो, Q4 के अंदर रिसेशन था, ठीक है। ओके, आगे चलो। व्हाट इज अ कोटा इन इंटरनेशनल ट्रेड? कोटा, कोटा क्या होता है? कोटा इज अ लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड। कोटा क्या होता है? कोटा इज अ लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड। अ लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। अ गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब्सिडी होता है। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी होता है। लिमिट है, ये टैरिफ है, सी वाला, टैक्स ऑन इंपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल बैरियर, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन होती है, सही है। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉर एन इकोनॉमी? बेटा एंड ऑफ क्वार्टर बोला है ना, एंड ऑफ क्वार्टर। किस किस ये इसने बोला है, एट द एंड ऑफ विच क्वार्टर हैड द इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिसेशन? इसने बोला एक, अ क्वार्टर इज इन 3 मंथ्स, साल के एंड में रिसेशन आई होगी ना, इसलिए 4 करा है, ठीक है। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉर एन इकोनॉमी? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का क्या एडवांटेज है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का क्या एडवांटेज है, बताओ। बहुत आसान है यार। इट करेक्ट्स अ करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस, यस। इट क्रिएट्स सर्टेनिटी फॉर फर्म्स, अनसर्टेनिटी होती है। इट इंक्रीजेस गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है, फ्लोटिंग में नहीं होता। इट स्टॉप्स मनी फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्लोटिंग में तो पैसों का आना जाना होता है, सही है। वापसी करा देता हूँ ईमान, डोंट वरी। चलो भाई, 30 वाला रिपीट हुआ है फिर से। वैल्यू चेंज है खाली। द टेबल शोज इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस। व्हाट इज द कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस? करंट अकाउंट में 4 कंपोनेंट है। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम्स और नेट ट्रांसफर्स। टोटल कर दो भाई, कितना आ रहा है? 20 - 24 -4 -4 +5 +1 +1 और -16, -15 बिलियन आएगा। डी आ रहा है भाई, डी आ रहा है भाई सबका। ओके, ठीक है जी, थैंक यू।